हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रचवानी। गाइस, मेरे इस चैनल पे आप लोगों को सी एस ई ई टी के सारे नोट्स प्लस एम सी क्यूज सब अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों ने वो सब कुछ नहीं देखा तो वो देखो, क्योंकि अभी जो 9 जनवरी को आपका पेपर है वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है। तो वीडियोस में सुनने से ये हेल्प मिलती है कि आप जब वीडियो सुनते हो तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ रह गई थी अब कवर हुई है। मतलब ऐसा होता है ना कि पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं और है ना, पढ़ते ही आए लेकिन दिमाग कहीं और चल जाता है। लेकिन वीडियो में क्या होता है, जब हमें सुनाई देता है, साथ में दिखाई देता है, तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आता है और जो चीज़ें छूट जाती है वो यहाँ पे कवर्ड हो जाती है। तो मेरी एडवाइस है, आपको वीडियोज़ देखनी चाहिए। दूसरी एक और एडवाइस है कि आप लोगों की जो पेपर है वो बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो बहुत करीब पेपर है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो। तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन लाई हूँ। मेरे इस चैनल पे काफ़ी सारे मैंने एमसीक्यूज़ करवा रखे हैं। प्लस मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करो। उसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस आप लोगों को टाइम टू टाइम डेली एमसीक्यूज़ भी मिलते रहेंगे। तो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है कंपनीज एक्ट 2013, जो कि हमारा लीगल एप्टीट्यूड का चैप्टर है। तो इसका पार्ट 1 हम आज स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम हम लोग ये स्टार्ट कर देते हैं। देखो, मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी है क्या। अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए बोल्ड कर रखे हैं। बोल्ड से क्या होगा, आप लोगों को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, तो उस चीज़ को थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है। और यहाँ इतने मैंने क्लैरिटी से नोट्स बनाए हैं कि हर चीज़ कवर्ड की है यहाँ पे, तो आप लोग को ये ज़रूर देखना चाहिए। द वर्ड कंपनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन वर्ड, ठीक है। कम विथ और टुगेदर पैनिस ब्रेड, ठीक है। मतलब कंपनीज कम का मतलब है विथ, और पनीस का मतलब है ब्रेड, ठीक है। तो ये पूछ सकता है। कम का मतलब टुगेदर भी है और पेनीस का मतलब ब्रेड है। सेकेंड पॉइंट, इट ओरिजिनली रेफर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। देखो, कंपनी वाकई में ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। कुछ लोगों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया था। हु टुक देयर मील टुगेदर मतलब जहाँ से उनका दाना पानी एक जगह से आ रहा है। इट डिनोट अ joint stock enterprise in which the capital is contributed by the large number of people। मतलब काफ़ी सारे लोग पैसा लगाते हैं इसमें। एक तरीके से बोला जाए तो रिलायंस है, तो रिलायंस में भी तो कितने लोगों ने पैसा लगा रखा है, वो सब कुछ हो जाएगा आगे। अ कंपनी इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी इसलिए क्योंकि ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ कंपनी कैसी बॉडी है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पे कंपनी कॉर्पोरेट बॉडी मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है। एंड अ लीगल पर्सन, लेकिन ये कानून की नज़र में पर्सन है। आप इस पे केस कर सकते हो और ये आप पे केस कर सकती है, ठीक है। हैविंग स्टेटस एंड पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम डेथ ऑफ इट मेंबर कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कंपनी जो है वो अपने मेंबर से अलग है। नेक्स्ट, अच्छा, कंपनी की तरह एक वर्ड और आ जाता है कॉरपोरेशन, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये जस्ट लाइक अ कंपनी होता है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पहले कोई एक्ट रहा होगा उसमें रजिस्टर्ड है। लेकिन जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो किसी दूसरे एक्ट में रजिस्टर्ड है, लाइक सोसाइटी एक्ट, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये भी बिल्कुल कंपनी की तरह होता है, लेकिन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होता। द वर्ड कॉर्पोरेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म। अब देखो, यहाँ पे भी लैटिन है, वहाँ पे भी लैटिन है, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। कॉर्पस किससे हुआ है, कॉर्पस से हुआ है, विच मीन्स बॉडी। एक तरीके की ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है। अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेशन इज अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। मतलब ऑब्वियसली यार, नेचुरल बर्थ थोड़ी होता है इनका, इनका तो आर्टिफिशियल बर्थ होता है। आज किंगफिशर एयरलाइंस मरी तो कोई इंसान थोड़ी मरा, मतलब किंगफिशर का वाइंड अप हुआ था। या रिलायंस है तो कितने सालों से आ रही है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये लॉ के द्वारा ही बनाई गई। इट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ एंजॉइंग मैनी ऑफ द राइट्स, इसको बहुत सारे राइट मिलते हैं, एंड इंकरिंग मैनी ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द नेचुरल पर्सन। लेकिन इसकी लाइबिलिटीज़ और इसके राइट्स दोनों ही जस्ट लाइक अ नेचुरल पर्सन की तरह होते हैं। आगे चले।
सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट। क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ कंपनी कौन से सेक्शन में रजिस्टर्ड है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। एक बात और बता देती हूँ, किसी भी एक्ट को अगर आप पढ़ते हो तो जो भी एक्ट आप पढ़ते हो उसके सारे सेक्शन मतलब जो डेफिनेशंस के सेक्शन होते हैं वो सेक्शन 2 होते हैं। ये भी एक तरीका होता है पकड़ने का, जो डेफिनेशंस होती है वो सारे सेक्शंस 2 में होती है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनी एक्ट 2030 में बोला गया कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। मतलब या तो इसका एक्ट में रजिस्टर्ड हुई 2013 में, या इससे पहले जो 1956 चल रहा था उसमें, या उससे पहले भी कोई चल रहा होगा तो उसमें रजिस्टर्ड हुई। इन कॉमन लॉ अ कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी होती है। आर्टिफिशियल नहीं होता, ये लीगल पर्सन होता है। और सॉरी, ये नेचुरल नहीं होता, आर्टिफिशियल तो होता है, नेचुरल नहीं होता। और ये लीगल पर्सन है, ठीक है, कानून के द्वारा। मतलब आप इस पे केस कर भी सकते हो और केस ये भी आप पे कर सकती है। सेपरेट फ्रॉम और कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। आगे चले। An association formed not for profit acquire a corporate life and fall within the meaning of the company by। अच्छा, एक सेक्शन 8 कंपनी होती है। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो कि एनपीओ होती है। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है उन लोगों को इसमें रजिस्टर कराने से? इससे ये फ़ायदा हो जाता है सेक्शन 8 कंपनीज़ को, उनको टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। वरना कंपनीज़ पे 30% टैक्स है, उसके बाद सरचार्ज लगाओगे तो अप्रॉक्स 33 पॉइंट कुछ पड़ जाता है। तो इसका मतलब कंपनी अगर सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है तो वो 30% बच जाएगा। अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो अपने जो इंस्टीट्यूट है ICASI, ICAI या फिर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और इस एजुकेशन के दम पे ये लोग सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट, एक डेफिनेशन दी थी लॉर्ड जस्टिस जेम्स ने, तो ये आपके मॉड्यूल में थी तो इसलिए मैं ले आई, क्योंकि हो सकता है ये डेफिनेशन देके आपसे पूछ ले कि ये किसने दी है। तो याद रख लेना, लॉर्ड जस्टिस जेम्स ने दी है एक डेफिनेशन। एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ मैनी पर्सनस हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी एंड मनी वर्थ। ध्यान रखना, जहाँ जहाँ से MCQs बन रहे हैं वहाँ वहाँ मैंने बोल्ड कर रखा है, रेड कर रखा है और ब्लू कर रखा है, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। मतलब ऐसा कि सब लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, या तो पैसा लगाया या पैसे के बराबर कोई और चीज़ लगाई, लाइक घर से फर्नीचर लगा दिया ये वगैरह, और मिलके बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट और लॉस को बांट रहे हैं। द कॉमन स्टॉक सो कॉन्ट्रीब्यूट इज डिनोटेड इन मनी। जो भी मतलब आप असेट डिनोट कर रहे हो, कॉमन स्टॉक मतलब असेट वगैरह लगा रहे हो, तो वो मनी के टर्म में हमें डिनोट करनी पड़ती है। लाइक मैं और मेरी फ्रेंड बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, मैंने मेरा घर दिया और फर्नीचर दिया, उसने कैश लगाया, तो मैंने जो घर या फर्नीचर दिया तो वो भी तो कैश की तरह है। अगर मतलब मैं नहीं देती तो बाहर से लाना पड़ता, बाहर से लाना पड़ता तो पैसे लगते, तो उस चीज़ को हम मनी के टर्म में इंक्लूड कर देंगे। एंड इज़ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और जो भी पैसा लोग लगाते हैं उसके शेयर होल्डर्स, ओनर, वो पैसा क्या बन जाता है, उसके अपने की कैपिटल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द पर्सन हु फॉर्म इट और टू वूम इट बिलोंग आर मेंबर्स। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कंपनी में जो पैसा लगाते हैं वो कौन होते हैं, तो वो कौन होते हैं, मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल टू ईच ऑफ द मेंबर इज एंटाइटल एज ए शेयर। आपने सुना भी होगा कि हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब होता है इतना हिस्सा इतने इतने पर्सनस का है। तो जो भी हम कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस पर्टिकुलर हिस्से को शेयर बोला जाता है, और आप लोगों ने देखा भी है बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखा जाता है। नेक्स्ट, कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी कंपनी की, तो मैं ऐसे चार्ट के फॉर्म में लिखे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, मतलब ये क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होता है, नेचुरल पर्सन, ओ क्या बोल रही हूँ, सॉरी, नेचुरल पर्सन नहीं होता, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, बार बार मुझे वो याद आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये
आर्टिफिशियल पर्सन है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी है, कंपनी में अगर नुकसान होता है तो कंपनी खुद भरेगी, कंपनी के मेंबर्स नहीं भरेंगे। मेंबर्स की लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, लिमिटेड होती है। किंगफिशर एयरलाइंस अगर बर्बाद हुई, बंद हुई, तो उसके मेंबर्स को कुछ नहीं किया गया, जितने उनकी लायबिलिटी क्या थी, लिमिटेड थी, एक लिमिट तक थी। नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का। परपेचुअल सक्सेशन बोले तो कंपनी चलती रहती है, चाहे मेंबर्स की डेथ हो जाए, मेंबर जिंदा रहे, मर जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन कंपनी चलती रहती है। नेक्स्ट कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, मतलब कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है, कंपनी के जो असेट होते हैं वो कंपनी के होते हैं, कंपनी के ओनर्स के नहीं होते। नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सारी कंपनी एक दूसरे के शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर पाती, लेकिन सारी पब्लिक कंपनीज जो कि लिस्ट है मार्केट में, लाइक रिलायंस है, टाटा है, ये सब लोग क्या करते हैं, इनके शेयर्स निकलते हैं मार्केट में। तो वो जो शेयर्स होते हैं वो कौन बांटता है, मेंबर्स आपस में, मतलब मेंबर्स को दिए जाते हैं। अगर मेरे पास टाटा के शेयर है तो इसका मतलब मैं टाटा की मेंबर हुई, लेकिन कभी इन फ्यूचर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैं टाटा के शेयर्स बेच सकती हूँ, मुझे कोई भी रोकेगा नहीं। ट्रांसफरेबिलिटी फ्री है, कोई भी मुझे रोकेगा नहीं कि मैं टाटा के शेयर ना बेचूं, ठीक है। नेक्स्ट कैपेसिटी टू स्यू और बी स्यू। कैपेसिटी टू स्यू का मतलब होता है केस लगाना, स्यू का मतलब क्या हुआ, केस लगाना, ठीक है, केस, ठीक है। तो आप कंपनी आप पे केस कर भी सकती है, और बी स्यूड का मतलब आप उस पर भी कर सकते हो, क्योंकि यह क्या है, एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, अगर कंपनी एक पर्सन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ एक्शन, इसकी एक्शंस पे कुछ लिमिटेशंस होती है, इसके मेमोरेंडम में लिखा होता है ये इतना ही काम करेगी तो वो उतना ही काम करेगी। नेक्स्ट सेपरेट मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के ओनर अलग होते हैं। ओनर वो होते हैं जो उसमें पैसा लगाते हैं, जबकि मैनेजमेंट वो होता है जो इसको संभालता है। तो सेपरेट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ओनर के अलावा, मतलब ओनर तो पैसा लगाएंगे वो हो गए मेंबर्स, लेकिन मैनेजमेंट जो संभालेगा उसको बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, मतलब कंपनी प्रॉफिट के लिए ही काम करती है। नेक्स्ट अगर कंपनी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती तो वो एनपीओ बन जाता है, जो कि है सेक्शन 8 कंपनी, और आपको जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो और उसके बावजूद भी आप बोल रहे हो कि मैं प्रॉफिट नहीं कमा रही, मैंने एक कंपनी खोली ABC लिमिटेड, और उस कंपनी में मैं गरीब लड़कियों की शादी करा रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे परमिशन नहीं दी, तो उससे उसमें आने वाला जो भी फंड है उस पर 30% टैक्स लग जाएगा, मतलब मेरे प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। इसलिए बोला जाता है कंपनी जब तक सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड नहीं है तब तक वो क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। नेक्स्ट टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो इसको किस तरीके से बंद किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो आप लोग को ये अच्छे से देख लेना चाहिए चार्ट के फॉर्म में। तो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट पहला कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मैंने बता दिया था, बीइंग अ लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट बियर इट्स ओन नेम, हर कंपनी का अपना नाम है, टाटा, रिलायंस, किंगफिशर, ठीक है, ये सब नाम ही थे उनके, एंड एक्ट अंडर द कॉर्पोरेट नेम, और उसी नाम से वो काम करते हैं। इट हैज़ इट ओन सील ऑफ इट्स ओन, कंपनी की अपनी एक सील होती है, सिग्नेचर होता है, क्योंकि वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है इसीलिए वो खुद साइन नहीं कर सकती, इसलिए उसकी एक सील होती है, ठीक है। इट्स असेट आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर से उसके असेट अलग होते हैं। इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द मेंबर हु कंपोज इट, मेंबर से वो अलग होती है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आ जाएगा, कंपनी और कंपनी के मेंबर सेम है? नो, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कंपनी और कंपनी के मेंबर सेम नहीं है, भले ही कितना भी पैसा मेंबर ने लगाओ। क्वेश्चन आ जाएगा मिस्टर एक्स ने कंपनी में 80% पैसा लगाया, तो बताओ कंपनी और वो एक ही है? नहीं, वो दोनों एक नहीं हो सकते।
A shareholder cannot be held liable for the act of the company even if he hold virtually the entire share capital. अगर आपने कंपनी के 100% शेयर्स भी ले रखे हैं उसके बावजूद भी आप कंपनी के लिए लायबल नहीं हो, आपकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड. क्वेश्चन बन के आ जाएगा यहाँ पे. द शेयर होल्डर आर नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी. क्वेश्चन आएगा वेदर द शेयर होल्डर आर एजेंट ऑफ द कंपनी. नो, शेयर होल्डर आर द एजेंट, नॉट एजेंट ऑफ द कंपनी. एंड सो दे कैन नॉट बाइंड इट बाय इट्स एक्ट. ठीक है, तो वो एजेंट नहीं होते, इसलिए कंपनी के काम के लिए वो बाइंड नहीं होते. उनका प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशन नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर एज शेयर होल्डर, जिसको शेयर होल्डर भी बोला जाता है, कब कहाँ तक होती है. क्वेश्चन आएगा कहाँ तक होती है. नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर. कहाँ तक होती है. नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड एंड नॉट पेड बाय हिम. ठीक है. नेक्स्ट, परपैक्चुअल सक्सेशन. परपैक्चुअल सक्सेशन मतलब मेंबर आए जिए मरे कुछ भी हो जाए, मेंबर्स को पागल हो जाए, वॉर हो जाए, लेकिन कंपनी चलती ही रहेगी, कंपनी कभी भी ख़त्म नहीं होगी. अ कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल पर्सन. सेपरेट लीगल पर्सन है. मैम देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा है. मेंबर में कम एंड गो बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर. कंपनी चलती रहती है. ड्यूरिंग द वॉर, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक बार. ड्यूरिंग द वॉर all the members of one private company while in general meeting were killed by the bomb. क्या हुआ, एक बार लड़ाइयाँ हो गई और लड़ाई होने की वजह से एक प्राइवेट कंपनी के सारे शेयर होल्डर मारे गए बम में. ठीक है, बट फिर भी कंपनी सर्वाइव कर रही थी. नॉट बाय द हाइड्रोजन बॉम्ब कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय. मतलब इवन हाइड्रोजन बॉम्ब भी कंपनी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया. सिंपल बात है, कंपनी मेंबर्स आए जाए मरे जिए कंपनी चलती रहेगी. अ कंपनी लाइफ इज डिटरमाइंड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो पूछ सकते हैं कि कंपनी की लाइफ कहाँ से डिसाइड होती है, तो उसके मेमोरेंडम से डिसाइड होती है. नेक्स्ट, सेपरेट प्रॉपर्टी. कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की है, मेंबर्स की नहीं है. बीइंग अ लीगल पर्सन इट इज़ कैपेबल ऑफ ओनिंग, इंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. ओनिंग मतलब खरीदना, इंजॉइंग मतलब उसका सुख लेना, और डिस्पोजिंग मतलब बेचना. द कंपनी इज़ अ रियल पर्सन इन विच ऑल इट्स प्रॉपर्टी इज वेस्टेड एंड बाय विच इट इज़ कंट्रोल मैनेज एंड डिस्पोज्ड ऑफ. ठीक है, तो कंपनी एक रियल पर्सन है. ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा वेदर कंपनी इज अ रियल पर्सन. हाँ, रियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कॉर्पोरेट पर्सन, लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है. याद रखना, क्योंकि कंपनी खा नहीं सकती, कंपनी सांस नहीं ले सकती, कंपनी चल फिर नहीं सकती, तो वो आर्टिफिशियल वो नेचुरल पर्सन नहीं हो सकती. और इसी वजह से कंपनी को इंडिया की सिटीजनशिप भी नहीं मिलती, क्योंकि सिटीजनशिप इंडिया की सिर्फ किसको मिलती है, नेचुरल पर्सन को मिलती है. नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं. मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ कि मेरे पास अगर किसी टाटा के या रिलायंस की शेयर है और मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं मार्केट में उसको बेच सकती हूँ. द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड शेयर. कैपिटल को बांटा जाता है, उसको शेयर बोला जाता है. इट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी. क्वेश्चन आ जाएगा शेयर जो है कंपनी का क्या मूवेबल है या इमूवेबल. मूवेबल होता है, वो एक कागज़ की तरह मिलता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन फ्रीली ट्रांसफर होता है. अच्छा, कहाँ से ये फैसिलिटी मिलती है कि हम शेयर को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं. द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटी फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट, इन लिस्टेड कंपनी द शेयर ट्रांसफ़र थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी जो है वो कहाँ से ट्रांसफ़र करती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड. क्वेश्चन आ जाएगा दैट इज़ थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट इंस्टेंट ऑफ फिजिकल ट्रांसफर. वैसे देखा जाए तो आजकल सारी कंपनियां से इलेक्ट्रॉनिक मोड में करती है, क्योंकि जो फिजिकल पेपर्स पहले बनते थे तो वो पेपर कभी चोरी हो जाते थे, कभी फट जाते थे, कभी दिवाली की सफाई में कचरे में चले जाते थे, या कभी कभी ऐसा होता था उसकी इंक इस टाइप की होती थी कि वो इंक उड़ जाती थी, तो वो सब गलत होता था. इसीलिए अब क्या कर दिया, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही कर दिया है. लेकिन आपके मॉड्यूल में साफ साफ लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी मोस्टली, तो फिर वो आप लोग याद कर लेना. नेक्स्ट, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यू. मतलब आप कंपनी को स्यू कर भी सकते हो और कंपनी आपको भी कर सकती है. तो बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट इट कैन स्यू एंड बी स्यू इन इट्स ओन नेम. आई थिंक समझ में आ गया होगा. अ कंपनी एज अ पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर
may even sue one of its own member for libel. ठीक है, तो उसका कोई भी मेंबर भी उसको स्यू कर सकता है और मेंबर्स को भी वो स्यू कर सकती है, किसी को भी कर सकती है कंपनी। गाइस आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार 2 बार देखना, अच्छे से समझ में आने लग जाएगा और यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो गाइस अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है ना यार, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। चलो खैर आगे चलते हैं अपन। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट का मतलब होता है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी लायबल होती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करती है। आप रिलायंस का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देख लो, किसी भी अंबानी फैमिली के नाम पे नहीं होगा, वो रिलायंस के नाम पे होगा। ठीक है, तो इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन इट्स ओन नेम, खुद के नाम पे चलता है। अ शेयर होल्डर कैन नॉट एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिज कंपनी। बहुत अच्छा पॉइंट है, कंपनी के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए शेयर होल्डर लायबल नहीं है। इफ़ अ डायरेक्टर फेल टू डिस्क्लोज अ ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटी, तो कंपनी, आज मेरे पास अगर रिलायंस का शेयर है तो मैं रिलायंस की शेयर होल्डर बन गई, लेकिन मैं रिलायंस के अंदर तो नहीं जाती ना, अंदर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजमेंट काम कर रहा है। तो अगर मैनेजमेंट ने गलती की और अपने लिमिट से ज़्यादा पैसा ले लिया मार्केट से, तो थर्ड पॉइंट एक बार मैं वापस रीड कर रही हूँ। इफ़ अ डायरेक्टर फेल टू डिस्क्लोज अ ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटी इन हिज कंपनी and the consequences, a shareholder is induced to enter into a contract with the director which would not have been entered. The shareholder cannot resign the contract. फिर अगर डायरेक्टर गलती करता है और अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसा ले लेता है, लिमिट कहाँ लिखी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, अगर उससे ज़्यादा पैसा ले लेता है तो शेयर होल्डर लायबल नहीं है उस चीज़ के लिए। कौन डायरेक्टर है, कौन लायबल है, डायरेक्टर ही लायबल है, पर्सनली लायबल। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। कंपनी की जो काम करने की क्षमता है वो कहाँ लिखी होती है, मेमोरेंडम में। अपने मेमोरेंडम से वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार रीड कर लेते हैं। द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी आर लिमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आ गया, क्वेश्चन आ सकता है कहाँ लिखा होता है। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दीज पावर अनलेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से अल्टर्ड प्रायर टू डूइंग सो। मतलब आप इसको अल्टर्ड कर सकते हो। एक एग्जांपल बता सकती हूँ, अगर मेमोरेंडम में लिखा है कि कंपनी मैक्स टू मैक्स 5 करोड़ रुपए ही बाजार से उठा सकती है, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने मान लो ऑलरेडी 4 करोड़ निकलवा रखे हैं कंपनी से मार्केट में, ठीक है, तो बाकी बचा 1 करोड़। अगर आपको 2 करोड़ की ज़रूरत है तो आपको उस 5 करोड़ वाली लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा, ऑल्टर्ड करना पड़ेगा, फिर ही ये काम होगा। क्वेश्चन आ जाएगा, कंपनी की अगर लायबिलिटी बढ़ानी है या क्लॉज को कोई चेंज करना है तो किसको अल्टर्ड करते हैं, मेमोरेंडम को करते हैं। नेक्स्ट, सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स नहीं होते। तो कंपनी इज एडमिनिस्ट्रेटेड एंड मैनेज्ड बाय इट्स मैनेजरियल पर्सन। वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, मैंने बताया था सेक्शन 8 कंपनी होती है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ फॉर्म फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ सम पब्लिक गोल्स। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाना, देखो वैसे कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होती है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं कमाना। एंड व्हाटसोएवर प्रॉफिट इज गेन इज डिवाइड अमंग द शेयर होल्डर। जो पैसा होता है वो या तो शेयर होल्डर में डिवाइड किया जाता है या फिर फ्यूचर के लिए रखा जाता है। जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस पे जितना भी वो लोग कमाएंगे या तो शेयर होल्डर को बांट देंगे या फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रख देंगे। ओनली सेक्शन 8 कंपनी कैन फॉर्म विथ नो प्रॉफिट मोटिव। एक ऐसी कंपनी है जो कि नहीं कमाती प्रॉफिट, उसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कैसे ख़त्म होती है कंपनी, देखो इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, ये बनी कैसे, कानून के थ्रू है। कैरीज ऑन इट्स अफेयर अकॉर्डिंग टू लॉ थ्रू आउट इट लाइफ एंड अल्टीमेटली इज इफेक्टेड बाय लॉ, और ये लॉ से ही इफेक्ट होती है। जनरली द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज टर्मिनेटेड बाय मीन्स ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी को बंद कराना पड़ता है कानून की परमिशन से, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसकी परमिशन ली जाती है। इट कैन ऑल्सो चेंज देयर फॉर्म बाय मीन्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिकन्स्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम ये लोग क्या करते हैं, अपना नाम चेंज करवा सकते हैं, लाइबिलिटी चेंज करवा सकते हैं, दूसरी कंपनी के साथ मिल सकते हैं, तो वो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये सारे चेंजेस होते हैं। तो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आया हो।
कुछ गड़बड़ी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं उसको करेक्ट करूँगी। तो अब पेपर बहुत करीब है यार, तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करना, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो, तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में और दिखना बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। चलो।